हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेस्टिक। आज का जो टॉपिक करेंगे बेटा वो करेंगे अपन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब है बेटा? जो अपन अकाउंटिंग करते हैं उसके पीछे क्या रूल्स चल रहे हैं, क्या अपन एजम्पशंस मान के चल रहे हैं, क्या कंसेप्ट चल रहे हैं, वो सारा आज अपन देखेंगे। ठीक है, ये बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। चाहे आप +1 कर रहे हो, चाहे आप +2 कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, चाहे आप बीबीए कर रहे हो, चाहे आप सीए कर रहे हो, कोई भी अकाउंटिंग फील्ड में हो तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आप अकाउंटिंग तो सीख रहे हैं लेकिन उसके पीछे क्या कंसेप्ट चल रहे हैं और उसके पीछे क्या क्या रूल्स आप फॉलो अप करते जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे आप गैप से। गैप का मतलब क्या होता है बेटा? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दैट मीन्स जो अपने रूल्स, जो अपने पॉलिसीज फॉर्म हुई है उसको क्या बोला गया, अपन गैप बोलते हैं। और जो गैप था वो फॉर्म किसने किया था? अपन जो गैप फॉर्म हुआ था उसके पीछे उसने किया था FAS, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। बेटा न्यू टर्म है, थोड़ा सा ध्यान रखियो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक हो गया बेटा? जो गैप वो फॉर्म किसने करे थे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। ठीक है, अब बेटा इसके साथ साथ क्या देखना था, इसके कुछ सोर्सेज भी है। जो गैप में प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें आई उसके सोर्सेज क्या थे, कहां से उन्होंने लेके आना शुरू करा। ठीक है, अब जो गैप की सोर्सेज थे ना, वो गैप के सोर्सेज अपने करे। एक तो अपने को आया कंपनी लॉ। कंपनी लॉ से अपने कुछ डाटा उठाया, उसके बिहाफ पे अपने अकाउंटिंग में रूल फॉलो करवाने शुरू करे। ठीक है, देन अपने आए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं बेटा? जो फॉर्म करते हैं आईसीए, जो फॉर्म करता है आईसीए, द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फॉर्म करते हैं वो करते हैं आईसीए है। ठीक है, एंड नंबर थर्ड इज अपना सेबी गाइडलाइंस। सेबी कौन होता है बेटा? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या हुआ, मतलब जो गैप, गैप का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ रूल्स, पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स। ठीक है, उनको कहां से लेके आए? वो लेके इन कुछ में से कंपनी लॉज में से कुछ डाटा उठा लिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से कुछ डाटा उठा लिया और सेबी में से कुछ डाटा उठा लिया। अब इसका फायदा क्या है गैप का? बेटा गैप का ये फायदा है कि अपने को यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड आप सेम चीजें फॉलो अप कर सकते हैं। बिकॉज अगर अपने रोल सेम रहेंगे, अपने सारे कंसेप्ट सेम रहेंगे, सभी कंपनीज के सेम रहेंगे, तो अपने को क्या होगा, एक तो कंपैरिजन करने में अपने को बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, एक तो अपने कंसेप्ट फॉलो अप रहेंगे तो यूनिफॉर्मिटी होगी और उसके अलावा अपने को कंपेयर करने में इजी हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई बेटा? ठीक है, अब इसमें जो गैप में अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल आए थे वो आप आज देख रहे हैं। ठीक है, जो अपना मेन टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ना, अब आप बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल एज वी नो अपने को पता है भी, हिंदी में इसको बोलते हैं सिद्धांत, जो अपने को मैंडेटरी है, फॉलो करने पड़ेंगे। प्रिंसिपल में बेटा दो पार्ट्स आए, एक तो आया अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक आया अपने पास अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट है उसके 10 पार्ट्स हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशन अपने पास सिर्फ 4 ही है। ठीक है, नेम क्या है बेटा कंसेप्ट्स के अपने? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट, एक्चुअल कंसेप्ट एंड लास्ट वन इज पोस्ट कंसेप्ट। और कन्वेंशन कौन कौन से है बेटा? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ठीक है बेटा, अब कुछ कंसेप्ट्स या कन्वेंशन हो सकता है आपने कुछ लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आई होप भी आप कुछ ना कुछ आज फिर सीख के जाएंगे कि हाँ अगर अपने को आते भी हैं तो आप कुछ ना कुछ और सीख के जाएंगे। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखना है, सबसे पहले आप बात करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट की। अकाउंटिंग कंसेप्ट में जब आप +1 करते हैं तो स्टार्टिंग में अपने को बताते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्यों बताते हैं? एज वी नो जब भी आप बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की बात करते हैं अपने को बताते हैं जो अपना बिजनेस है और जो अपने बिजनेसमैन है वो दोनों सिमिलर नहीं है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब जैसे स्टार्टिंग आपका क्या अगर सीखते हैं आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में, जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है
ऑल दो बिजनेसमैन बिजनेस चला रहा है, लेकिन अपन ने इन दोनों को डिफरेंट मान के चलना है। ठीक है, डिफरेंट क्यों मान के चलना है बेटा? अगर बिजनेस का कोई भी एसेट है तो वो आप बिजनेसमैन का एसेट नहीं बोल सकते, राइट? अगर कोई बिजनेसमैन की पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उसको आप बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं कंसीडर कर सकते, राइट? दोनों अपने अपनी जगह पे, जैसे अपन ने कैपिटल और ड्राइंग सीखते हैं, कैपिटल और ड्राइंग क्यों आया था? ताकि अगर बिजनेसमैन कुछ भी पैसे लेके आएगा तो आप एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस लिखेंगे, ठीक है, जो बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाती है। यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन को अपन सेम चीज नहीं कंसीडर करते। ये कौन सिखाता है अपने को? ये सिखाता है अपने को बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इज दैट क्लियर? आई होप आप सबने ये कंसेप्ट तो सुना ही होगा। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट पे आते हैं। सेकंड कंसेप्ट अपना है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है बेटा? ऐसी चीजें अकाउंटिंग में अपन ने नोट डाउन करनी है जिसकी वैल्यूएशन आपको मनी के साथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ बेटा? अपन ने क्वांटिटी पे ध्यान देना, क्वालिटी वाली चीजें नहीं देखनी। ठीक है, जितनी देर चीजें मनी के रिलेटेबल नहीं आती तब तक अपन ने अकाउंटिंग में नहीं नोट डाउन करते। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझते हैं, और से जैसे कोई पर्सन है जो मेरे पास काम करता है, वो बहुत ज्यादा ईमानदार है, वो पंचुअल भी बहुत है, हमेशा टाइम पे आता है, तो ये उसकी क्वालिटी है, लेकिन उसको मैं अकाउंटिंग में टर्म में नोट डाउन नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मैं वो ईमानदार है इसके लिए मैं उसकी सैलरी इंक्रीज कर रहा हूँ, अब सैलरी बढ़ा रहा हूँ, तो वो आप बुक्स में नोट डाउन करेंगे। समझ रही हो बात? मतलब क्या है, जब तक कोई भी चीज का मैं मनी में मेजर नहीं कर सकता तब तक मैं उस चीज को अकाउंटिंग में नहीं लिखूंगा। अगर मैं मनी में मेजर कर सकता हूं तभी आप इसको अकाउंटिंग में लिखेंगे। ठीक होगी बात? नेक्स्ट चलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहते हैं? जो अपना बिजनेस है वो एज्यूम करके चल रहे हैं आपका कि बिजनेस जो है वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, मतलब आने वाले पीरियड तक चलता जाएगा। ये नहीं है अभी 1 साल 2 साल के लिए ही चलेगा। ठीक होगी बात? अब इसकी एग्जांपल के तौर पे आप समझते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या होता है बेटा? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फोर से आप बुक्स बनाते हैं अपने, राइट? जब आप लेजर क्लोजेस करते हैं ना तो साथ में आप बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं। अब बैलेंस कैरी डाउन का मतलब क्या है कि नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस ब्रोट डाउन बन जाएंगे, राइट? जो इस साल के मेरे क्लोजिंग बैलेंसेस है वो आने वाले साल के ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएंगे। अगर तो बिजनेस खत्म ही होना होता तो फिर मैं क्लोजिंग ही क्यों कर रहा होता, राइट? तो वो आप जो अकाउंटिंग बनाते हैं, जो अकाउंट्स में आप करते हैं, वो किसके पीछे करते हैं? आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के पीछे में। ठीक है बेटा, आपने ना जनरली अकाउंट्स को आता है, अकाउंटिंग को आप सीख रहे हैं, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ये सारी चीजें, कैश बुक आप सीख रहे हैं। ठीक है, या प्लस टू वालों ने तो सीखी भी होगी, लेकिन अपने को उसके पीछे रूल नहीं पता भी कौन से रूल फॉलो अप कर रहे हैं। अब जो अपने बैलेंस कैरी डाउन और ब्रोट डाउन सीखा है बेटा, उसके पीछे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का हाथ है, ताकि बिजनेस लगातार चलता है और साथ साथ के बैलेंसेस आते हैं। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आप चलते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। आई होप आपने ये भी सीखा होगा, जब भी आप स्टार्टिंग करते हैं तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है बेटा? ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि एवरी डेबिट हैज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, जो से भी आप जर्नल एंट्री करते हैं वो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बेसिस पे करते हैं। जितनी आइटम्स आप डेबिट करेंगे उतनी ही आइटम्स क्या करेंगे आप क्रेडिट। मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बेटा अमाउंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक होगी बात? ठीक है, जितनी भी आप अमाउंट डेबिट में लिखेंगे उतनी ही क्रेडिट करनी पड़ेगी। क्यों करते हैं आप? क्योंकि ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट चलाते हैं, ताकि अपने बैलेंसेस टोटल सेम मिल जाए। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आपका चलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पे। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बेटा क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एक पीरियड के बाद आपको देखना पड़ेगा ना भी अपन जो बिजनेस कर रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, अपने कोई बैड डेट तो नहीं हो रही, अपने को नुकसान तो नहीं ज्यादा बियर करना पड़ रहा, राइट? अपने को प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये अपने को एक चीज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने को देखना पड़ेगा भाई आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड को आप क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ठीक है, इसके बेसिस पे दो चीजें आई थी, एक तो अपना कैलेंडर ईयर आया था और एक साथ में अपना आया था फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कैलेंडर ईयर एज वी नो अपने को पता है जनवरी टू दिसंबर होता है, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि 1 साल का टाइम पीरियड आपको दे दिया, इन दोनों टाइम पीरियड में से जब भी आपका मन करे तो आप अपने अकाउंटिंग क्लोज करके चेक करोगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये सारी चीजें आपने नोट डाउन करनी है 1 साल के पीरियड के बाद, चाहे आप कैलेंडर ईयर फॉलो अप कर लो, चाहे आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो अप कर लो। अब जो कुछ पुराने वाले थे ना बेटा, पुराने बिजनेसेस थे वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे थे, लेकिन
लेकिन आपको पता है इस बात का कि जो अपना टैक्सेशन जाता है बेटा वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे जाता है, यानी कि जो अपनी टैक्स इनकम जाती है वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे जाती है। इसलिए उन्होंने क्या करा भी अपना अकाउंटिंग अगर दिसंबर तक की करेंगे, थर्ड 3 महीनों की, फिर अपने को एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। इसलिए सभी बिजनेसेस ने क्या करा, फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करना शुरू हो गया, ताकि आप बुक्स भी 31 मार्च तक बना देंगे और उसके बाद जो अपने टैक्स देना वो भी 31 मार्च के प्रॉफिट के हिसाब से दे देंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अपन चलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। बेटा अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब ये है, जो भी अपन एक्सपेंसेस किया है हमने कोई भी एसेट खरीदने के लिए, और जो भी अपन ने इनकम जनरेट करी है, वो दोनों नोट डाउन करेंगे इसी साल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो बेटा, अगर मैंने अपनी सेल लिखी, कोई भी एसेट सेल करा या कुछ भी एनीथिंग स्टॉक भी सेल करा, ठीक है, अब स्टॉक पे जो मैंने सेल करा उसके परचेज के बाद जो भी खर्चे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल पैकेजिंग का हुआ है, कोई डिलीवरी का हुआ है, कोई फ्रेट हुआ है, किसी भी तरह का कोई भी खर्चा हुआ है, वो भी इसी साल मेरे को नोट डाउन कराना पड़ेगा। ये नहीं है खर्चा नेक्स्ट ईयर मेरे को लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी अपने खर्चे हुए हैं इसी साल के इसी साल नोट डाउन करने पड़ेंगे। ठीक है, अगले साल पे मैं नहीं लेके जा सकता, क्योंकि खर्चा अगर इसी साल मेरा हुआ है तो इसी साल पे लिखूंगा मैं, आइदर मैंने पैसे दिए या नहीं दिए। एज वी नो अपन ने आउटस्टैंडिंग कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर करते थे अपन। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या हुआ होता है, जो खर्चा मेरा हो गया लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं करा, यानी कि इसी साल का खर्चे, तो वो अपन नोट डाउन करेंगे ही करेंगे हर हालत में। ठीक है, पॉइंट क्या है मेरा, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, मैचिंग कंसेप्ट ये कहते हैं जितने भी खर्चे हुए हैं इसी साल के, तो वो इसी साल में ही नोट डाउन करने पड़ेंगे, आप अगले साल नहीं लेके जा सकते। इनकम और एक्सपेंसेस को बराबर रखना पड़ेगा अपने को, तभी तो अपने को पता लगेगा अपने को प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अपन चलते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। अब रियलाइजेशन कंसेप्ट बेटा क्या कहता है, रियलाइजेशन कंसेप्ट फॉर एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, रियलाइजेशन कंसेप्ट देखो, फॉर से मेरे पास कोई फर्नीचर है और उसकी वैल्यूएशन जब जो मैंने खरीदा हुआ है वो मैंने खरीदा हुआ है 1 लाख, मैंने फर्नीचर खरीदा हुआ है 1 लाख का, आज के टाइम पे उसकी मार्केट वैल्यू सपोज होगी 10 लाख की। अगर मेरी मार्केट वैल्यू 10 लाख हो गई तो क्या मैं अपनी बुक्स में फर्नीचर 1 लाख का क्रॉस करके 10 लाख का कर दूंगा? नहीं बेटा, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। आप उसको 10 लाख का नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये 10 लाख का आप तभी ध्यान रखेंगे जब आप सेल करेंगे, यानी कि जब आप रियलाइज करेंगे। जब तक एसेट अपने पास है तब तक तो आप कॉस्ट पे ही लिखेंगे, लेकिन जब फ्यूचर में आप अपना एसेट सेल करेंगे तब देखेंगे उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 10 लाख है, 20 लाख है, तब अपने को पता चलेगा अपना प्रॉफिट है कि लॉस है। आप आज भी इसको कॉस्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, रियलाइजेशन कंसेप्ट का क्या मतलब है? रियलाइजेशन का मतलब है कि आप जब भी एसेट सेल करेंगे तभी उसकी वैल्यूएशन देखेंगे, आइदर अगर उसका कॉस्ट पे अपन ने लिखा हुआ है तो मार्केट वैल्यू इररेलेवेंट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अपना कंसेप्ट है बेटा ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है बेटा, जो भी अपने अकाउंट में लिखा है, कुछ भी चीज जिस मर्जी की भी अपने एंट्री डाली है, उसका एक प्रॉपर एविडेंस आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, फोर से आपने अगर परचेज डाल दी है तो परचेज का एक डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आपने सेल करा है तो सेल का इनवॉइस आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आपने परचेज रिटर्न करी है तो आपके पास डेबिट नोट होना चाहिए। अगर आपने सेल करी है तो क्रेडिट नोट आपके पास होना चाहिए। अगर कोई एसेट खरीदा तो उसका भी आपके पास एक परचेज जो वोचर होता है, जो इनवॉइस होता है, वो आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी बुक्स में एंट्री करेंगे तो उसका एक ऑब्जेक्टिव अपने पास, अपना एविडेंस जरूर होना चाहिए। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट अपन चलते हैं एक्चुअल कंसेप्ट पे। +1 के एंड पे अपन ये चीजें देखते हैं, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तब अपन देखते हैं एक्चुअल कंसेप्ट को। अभी जैसे मैं बात कर रहा था आउटस्टैंडिंग सैलरी की, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या था, ऐसे खर्चे जो अपने हो गए लेकिन अभी तक अपने पे नहीं करे। ठीक है, अब अगर पे नहीं करे मतलब कि अपनी जो अकाउंटिंग होती है बेटा, 2 वेज होते हैं, या तो कैश बेसिस होते हैं या एक्चुअल कंसेप्ट पे बेसिस होती है। अब अगर कैश बेसिस होती है ना बेटा, तो फिर अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो अपन नोट डाउन ही नहीं करते। लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपने पैसे दिए हैं या नहीं दिए, अपने तो अगर खर्चा हो गया अपने को तो नोट डाउन करना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब फोर्स से आपकी कोई इनकम है, ठीक है, आपकी इनकम जनरेट हुई लेकिन अभी तक आपको नहीं मिली। अगर आपको अभी नहीं इनकम नहीं मिली, उसको आप बोलते हैं अपवर्ड इनकम।
अब अक्कड़ इनकम इस साल ही नोट डाउन होगी जिस साल आपने कमाया होगा, यानी कि अपनी जो अकाउंटिंग है वो कैश बेसिस नहीं चलती, वो चलती है एक्चुअल बेसिस पे। ठीक है, लास्ट वन आ गया अपना कोस्ट कंसेप्ट। कोस्ट कंसेप्ट सेम ही बेटा, ये रियलाइजेशन के बेसिस पे समझना है इसको। कोस्ट कंसेप्ट क्या कहते हैं, जो अपने एसेट्स की वैल्यू है वो कोस्ट पे ही लिखी जाएगी, वो अपन मार्केट वैल्यू पे, सेल वैल्यू पे, उस वे पे अपन नहीं लिख सकते। ठीक है, फोर से कोई चीज थी, मैंने सपोज कोई स्टोव खरीदा, ठीक है, अगर मैंने स्टोव खरीदा सपोज 50,000 का, लेकिन मार्केट में वही स्टोव अपना चल रहा है सपोज 1,50,000 का। अब ये नहीं है मैं अपनी बुक्स अच्छी दिखाने के लिए मैं उस चीज को 1,50,000 तक नोट डाउन कर दूंगा, नहीं, ये चीज गलत हो जाएगी। अगर मैंने 50,000 की कोई चीज खरीदी है तो उसको 50,000 का ही लिखना पड़ेगा, अगर चाहे उसकी मार्केट वैल्यू उस टाइम पे 1,50,000 की है, लेकिन मैंने तो अपने जेब में से 50,000 कैश दिया ना, तो मेरे को 50,000 ही नोट डाउन करना पड़ेगा। मैं अपना एक्सेस खर्चा नहीं दिखा सकता या एक्सेस अपने अमाउंट नहीं दिखा सकता, ताकि मेरी अकाउंटिंग जो बन रही है, जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, वो सारे ट्रू एंड फेयर बने। इज दैट क्लियर? ये अपने कुछ कंसेप्ट है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं बेटा अकाउंटिंग कन्वेंशन पे। अब अकाउंटिंग कन्वेंशन 4 तरह की है। सबसे पहले कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है बेटा, जो मेथड आप यूज कर रहे हो, जो टर्म आप यूज कर रहे हो, उसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। आपको एक पर्टिकुलर जो भी आपने अडोप्ट करा है उसको सेम ही चीज मेथड को अपने को कंटिन्यूस लेके जाना पड़ेगा, तभी अपने कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल सुनो, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। फोर से अगर अपन डेप्रिसिएशन बेटा लगाते हैं ना, डेप्रिसिएशन के कई मेथड होते हैं, जैसे अपन ने देखे ही थे। ठीक है, जिसमें से जो मेनली यूज होता है दैट स्ट्रेट लाइन मेथड है, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर आप बुक्स स्ट्रेट लाइंस के हिसाब से अपने डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो ये नहीं है इस साल स्ट्रेट लाइन लगा दिया, अगले साल WDV लगा दिया, नेक्स्ट ईयर फिर स्ट्रेट लाइन लगा दिया, ऐसे नहीं कर सकते। जैसे अभी अपन ने देखा भी, चाहे तो कैलेंडर ईयर यूज कर लिया, चाहे तो फाइनेंशियल ईयर यूज कर लिया, ये नहीं है कभी अपन चेंज कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे। जब अपन मटेरियल अपन देखते हैं ना, मटेरियल की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, तब अपने दो मेथड चलते हैं जल्दी, एक लिफो मेथड चलता है, एक फिफो मेथड चलता है। अब ये नहीं कभी आपने लिफो यूज कर लिया, कभी आपने फिफो यूज कर लिया, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, अपने जो भी एक मेथड यूज करना है वो लगातार चलाना पड़ेगा, ताकि अपन कंपैरिजन अच्छे ढंग से कर सके। ठीक है, इसका मतलब है कंसिस्टेंसी करना। देन आता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है बेटा, जितनी भी अपनी अकाउंटिंग में कुछ भी चीजें हो रही हैं उन सभी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आइदर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी नीचे अपने को नोट डाउन देके अपने को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ ही आ जाता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का बेटा क्या मतलब होता है, जो मटेरियलिस्टिक चीजें है ना उसी को ही अपन ने डिस्क्लोज करना है, ये नहीं है अनरियलिस्टिक चीजों को नोट डाउन कर देंगे। फोर से आप मान के चलते हैं, देखो ध्यान से, मटेरियलिटी फॉर एग्जांपल कोई मेरा खर्चा हो गया, सपोज मैंने कोई बास्केट खरीदी, सपोज 50 रुपीज की कोई बास्केट खरीदी। अब मैंने उसको एसेट की जगह मैंने सिर्फ एक्सपेंसिव लिख दिया, बिकॉज वो छोटी अमाउंट थी, 50 रुपीज की थी, मैंने उसको एक्सपेंसिव लिख दिया, मैंने एसेट नहीं नोट डाउन करा उसको। ठीक है, अब ये चीज आप नोट डाउन करके नहीं दिखानी पड़ेगी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे, जो बिकॉज अमाउंट ही उसकी इतनी छोटी सी, वो मटेरियल ही नहीं है। मटेरियल का मतलब होता है बेटा जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जो इससे एक्चुअल से बिजनेस में इफेक्ट पड़ सकता है, उसको मटेरियलिटी चीजें बोलते हैं। फिर मटेरियल चीजें ही अपने को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे उसने बोला कि सारी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, यहाँ पे बोला सिर्फ मटेरियलिटी मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी को ही अपने को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा फुल डिस्क्लोजर एंड मटेरियलिटी। नाउ से अपना कन्वेंशन आ गया, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म बेटा क्या होता है, इसको प्रूडेंस भी बोलते हैं। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी अपने कंटीजेंट लायबिलिटी है उसको नोट डाउन करना ही पड़ेगा हर हालत में। जब भी आप बैलेंस शीट्स बनाते हैं ना, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, जो भी अपनी कंटीजेंट आइटम होते हैं ना बेटा, उसको अपन नीचे नोट डाउन देके लिखते हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे। क्यों लिखते हैं नोट डाउन देके, ताकि अपने जो भी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, जो भी अपने बुक्स देखेंगे तो उनको पता हो कि ये चीज जो जिसके कारण चेंजेस हो रही है, तो वो अपने को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं बेटा, आप अकाउंटेंट है राइट, अपन ने क्या करा भी आने वाले फ्यूचर में अपने को पता है कि जो अपन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आने वाले उसमें अपनी सेल में बहुत ज्यादा गिराव आ जाएगा, बिकॉज आप ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अगर मैं बैलेंस शीट्स के नीचे एक नोट में उनको बताता रहूंगा साथ साथ,
भी फर्स्ट ईयर आपको बताया भी हाँ भी अगर मशीनें ऐसे ही चलती रही, यही टेक्नोलॉजी अपन ने चेंज ना करी तो नेक्स्ट ईयर अपने को लॉस आ सकता है। सेकंड ईयर फिर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे लिखा, थर्ड ईयर फिर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे लिखा। जब फोर्थ ईयर आया, जब एक्चुअल में लॉस हुआ अपने को, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी इन्वेस्टर शेयर होल्डर है ना, तो वो अपने को पॉइंट आउट नहीं कर सकते भी आपने उनको पहले क्यों नहीं बताया, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये मटीरियल भी थी और फुल डिस्क्लोज भी करना चाहिए था मेरे को। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, यानी कि जो भी कंटीजेंट लायबिलिटी उसको मेरे को एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं मैं उसको लिख सकता था बिकॉज अमाउंट ही नहीं है। बिकॉज अपन ने देखा था ना अभी, जैसे अपन ने मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में देखा था, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में क्या देखा था कि अगर अमाउंट है तभी अपन ने लिखना है उसको, लेकिन जो कंटीजेंट लायबिलिटी उसकी अमाउंट नहीं है लेकिन लायबिलिटी है ना बेटा, उसको मेरे को डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। उसको मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे नोट डाउन देके मेरे को दिखाना ही पड़ेगा कि ये आने वाले फ्यूचर में ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, ये नुकसान हो सकता है। ये थे अपने अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट के 10 तरह के और ये अपने अकाउंटिंग कन्वेंशन के 4। अब जो जो अकाउंटिंग अपन ने करते हैं अपने को रूल्स पता लगे, अजम्पशंस पता लगे कि हाँ किस किस कंसेप्ट्स पे अपन ने बेसिस पे अपन करते हैं इन चीजों को। ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं बेटा? कंसेप्ट्स का मतलब जनरली जो अपन देखते हैं उसको बोलते हैं अपन गाइडेंस या अजम्पशंस बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप अजम्पशंस बोल सकते हैं। जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं इसको आप अजम्पशंस बोल सकते हैं कि जो आप एज्यूम करके चल रहे हैं ऐसे ही चीजें। और जो कन्वेंशंस का मतलब होता है बेटा, कन्वेंशन का सर्कमस्टेंसेस भी आप बोल सकते हैं या इसको आप ट्रेडिशन भी बोल सकते हैं। ट्रेडिशन का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, राइट? ये ट्रेडिशन है, ये प्रथा है जो अपने को चलानी ही पड़ेगी, ये ऐसे ही चलती आती है। सबसे पहले बेटा अपने गैप देखा, गैप में क्या होता है, अपने रूल्स प्रिंसिपल जो बनाता है उसके सोर्सेज देखे कहां से वो बनाता है। उसके बाद उन्होंने अपने को दिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में 2 चीजें पढ़ी अपने, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो बेटा आप कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए नई वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो बेटा प्लीज लाइक की वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।